नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अपने घर में सब सेफ होंगे। जैसे हमने आपसे वादा किया था, हम डिफरेंट हीलर्स को और डिफरेंट होलिस्टिक हीलिंग पद्धतियों को आपके सामने लाएंगे। और इसकी शुरुआत हमने की थी आयुर्वेद से, क्योंकि आयुर्वेद एक भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है और यही एक ऐसी पद्धति है जिसमें बीमारी को जड़ से ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो इस श्रृंखला में हमने शुरुआत की थी अलग अलग विषयों पे डॉक्टर भूपिंदर गुप्ता जी से बात की थी, जो कि बहुत चंडीगढ़ ट्राई सिटी के बहुत रिनोन्ड आयुर्वेदिस्ट हैं। पिछले 40 वर्षों से इस चिकित्सा पद्धति से अनेक लोगों का इलाज करते आए हैं और आगे भी अग्रसर हैं। उनसे हमने अलग अलग विषयों पे बात की और ज्ञान लिया। इसी क्रम में आपने देखा होगा, कोरोना पे हमने एक वीडियो डाली थी, जो कि भारत में कोरोना के आने से काफ़ी देर पहले हमने वीडियो डाला था। इसमें डॉक्टर साहब ने हमें जो बताया था कि ये सामान लेने से हमें, औषधियाँ लेने से हमें आराम होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो वही आज भी आपके सामने वही आ रहा है कि आयुर्वेद के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने डॉक्टर साहब से हवन के बारे में एक वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा कि होम विधि से हम अपने आप को स्पिरिचुअली कैसे शांत, अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। वो भी एक आयुर्वेद का अभिन्न अंग है कि उससे भी हम कई रोगों में अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे चलते हैं, कुछ योग के बारे में बात करेंगे। योग भी आयुर्वेद का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। वैसे तो योग और प्राणायाम से कोई भी अछूता नहीं है, लेकिन शायद समय के अभाव से या इच्छा शक्ति के अभाव से या यूँ कह लीजिए नॉलेज के अभाव से सब लोग इसे ठीक ढंग से कर नहीं पाते। तो डॉक्टर साहब से हमारी जब बात हुई तो डॉक्टर साहब ने इस समय के अभाव को देखते हुए और अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसे योग की रचना की है जिसे अक्षय योग नाम दिया गया है। और इस योग से छोटी से लेके बड़ी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उससे अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब के पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में हमने भी देखा है इन लोगों को ठीक होते हुए इस अक्षय योग से। तो आइए जानते हैं सर से, डॉक्टर साहब, डॉक्टर भूपिंदर गुप्ता जी से, कि ये इस योग की रचना कैसे हुई और ये कैसे हमें स्वस्थ करने में सहायक होता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार बेटा, जिस टाइम में हमने इस चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश किया तो दिमाग में एक धारणा थी कि किसी तरह जो ये क्रॉनिक बीमारियां, जिसे हम सो कॉल्ड बड़े पैनिक क्रिएट करने वाली बीमारियां, इसका परमानेंट क्योर किस तरह करें। सबसे पहले हम एलोपैथी की तरफ गए, पर एलोपैथी ने तो शुरू में ही कह दिया कि हमें इसके रूट कॉज का पता ही नहीं है। जब हमें रूट कॉज ही नहीं पता तो हम ट्रीट किस चीज़ को कर सकते हैं। उसके पश्चात आयुर्वेद की तरफ गए। आयुर्वेद में कुछ हद तक सफलता मिली, परंतु पूर्ण रूप में एक जिसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। उन्होंने हालांकि इस हर बीमारी के कारण, हेतु, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति का वर्णन किया, परंतु चिकित्सा में कहीं ना कहीं ऐसा अधूरापन लगा कि हमें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद हमने वेदों को, योग को, पतंजलि जी को बहुत गहराई में स्टडी किया। तब ये पाया कि ऋषि मुनियों ने तो ऐसी ऐसी खोजें की हुई हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऋषि मुनियों ने ये पाया कि हमारा शरीर, मानव शरीर, एक अक्षय शक्ति का स्रोत है। वहीं से हमने इसको अक्षय योग का नाम दिया था। और वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो ओज हमारे अंदर संग्रहित है कुछ ऐसी पिन पॉइंट्स पे जिनको उन्होंने चक्रों का नाम दिया। चक्र का मतलब ही शक्ति होता है, शक्ति एनर्जी सेंटर्स,
और कुछ ऐसी नाड़ियों का उन्होंने हमें ज्ञान दिया जिसमें शक्ति भरी हुई है। और इसके पश्चात उन्होंने उस शक्ति को उजागर करने का, उस शक्ति को एक्सप्लोर करने का हमें भिन्न भिन्न तरीके बताए कि उन सेंटर से, उन चक्रों से, उन नाड़ियों से हम शक्ति को बाहर कैसे निकालें। और इसके अलावा उन्होंने एक दो बहुत महत्वपूर्ण खोज की कि जो मानव का मस्तिष्क है इसमें इतनी शक्ति है कि वो एक पिन पॉइंट के 1000वें हिस्से तक जा सकता है, बल्कि उससे भी आगे जा सकता है, उससे आगे तक देख सकता है अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा। और दूसरी क्या शक्ति है, जितना ही हम ध्यान लगाएंगे, जितना हम किसी पॉइंट पे फोकस करेंगे शरीर के अंदर या बाहर, वहाँ पर उससे ही शक्ति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, वो शक्ति उजागर होनी शुरू हो जाती है, वो शक्ति एक्सप्लोर होनी शुरू होती है। तो आइए, मैंने इन सब चीज़ों को एक जगह संग्रहित करके कुछ ऐसे शरीर के अंदर की शक्तियों को उजागर करने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं जिसको मैंने अक्षय योग के नाम से दिया है। इस योग का दूसरा नाम ही ओज वृद्धिकर योग है। इसको करने से ओज की वृद्धि होती है, और जो कि हमारी ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। ओज मीन्स इम्यूनिटी, आपके अंदर की ताकत। अगर आपकी अंदर की ताकत भरपूर है तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। अंदर की ताकत का मतलब, ओज का मतलब कि हमारे शरीर का एक एक सेल सक्षम होना चाहिए, एक एक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी से भरपूर होना चाहिए, एक एक सेल का लाइसोसोम किसी भी बैक्टीरिया को हजम करने में समर्थ होना चाहिए। ये एक एक सेल की शक्ति है, और ये ओज बनता है नंबर 1 हमारे खाए हुए हर चीज़ का जो अंतिम लक्ष्य होता है। जितनी भी धातु हैं उसमें अंतिम धातुओं का जो मेन, जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, वीर्य रूप है, उसको हम ओज का नाम देते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न ओज प्लस हमारे योग के द्वारा उत्पन्न ओज जिस टाइम शरीर में कार्यरत होते हैं तो किसी तरह की कोई बीमारी होने का खतरा ही नहीं होता। तो इस योग में जो स्टेप्स हैं वो सारों का मिला जुला इफेक्ट क्या है, शरीर के अंदर से ओज की वृद्धि करना। आइए आज हम अक्षय योग की विधि के बारे में जानते हैं। हमारा बेटा चंदर आपको इसको करके दिखाएगा। बेटा, सबसे पहले धीरे से लंबा श्वास लीजिए। इसके दौरान पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए, दोनों मुट्ठियाँ बंद रखिए, मूल बंद लगाइए, मतलब पेल्विक फ्लोर को या पेल्विक डायफ्राम को अंदर की तरफ कर लीजिए। फिर उड्डयन बंद लगाइए, नाभि को बिल्कुल नीचे रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाइए। इन क्रियाओं के दौरान आपका ध्यान खाली कालजे पे होना चाहिए। अब जितनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे पूरा श्वास भर लीजिए। जब लगे कि और नहीं भरा जा सकता और नहीं रुका जा सकता, फिर धीरे से सबसे पहले श्वास को छोड़िए, और इस छोड़ने के दौरान अपने जितने भी बंध हैं इनको ढीला कर दीजिए, पैरों को ढीला कर दीजिए, मुट्ठियाँ खोल लीजिए। ये एक क्रिया हुई। अब हम इस क्रिया को दोहराएंगे। धीरे से गहरा श्वास लीजिए, पैरों को अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, मुट्ठियाँ बंद कीजिए, मूल बंद लगाइए, उड्डयन बंद लगाइए, पर ध्यान आपका कालजे पे होना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार पूरा श्वास अंदर भर लीजिए और फिर धीरे से श्वास को छोड़ दीजिए। ध्यान ये रहे श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए बिल्कुल किसी तरह की ध्वनि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत धीमे धीमे, बहुत आराम से। इस क्रिया को हमने 30 बार दोहराना है। ध्यान रहे, एक बार पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, एक बार पैरों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये ही इस
क्रिया का तथ्य है। और दूसरा इसमें बड़ी सावधानी यही रखनी है कि हमें श्वास लेते और छोड़ते हुए इतनी धीमी गति से जाएं कि आवाज़ तो क्या, बहुत एक आनंद की अनुभूति हो। देखिए, अक्षय योग करते हुए जो जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उनका कहाँ प्रभाव पड़ता है, हम इस तरफ देखते हैं। पैरों को स्ट्रेच करने की तरफ, नीचे की तरफ स्ट्रेच करने से क्या होता है, हमारी टांगों के एक एक मसल, एक एक वेन, आर्टरी, नर्व और टेंडन्स सब स्ट्रेच हो जाते हैं, सब में भरपूर एक्टिवेशन हो जाती है। इसके बाद जब हम मूलबंद लगाते हैं, मूलबंद क्या होता है, हमारा जो एनर्जी का मूल स्थान है वो मूलाधार है। मूलबंद पर फोकस करने से, मूलबंद लगाने से वहाँ से एनर्जी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और हमारे सारे शरीर में फैलनी शुरू हो जाती है। उस एनर्जी के फैलने से और हमारी जो टांगों की स्ट्रेचिंग से जो सर्कुलेशन बढ़ी है, हमारा एक एक टांगों का सेल स्टिमुलेट हो जाता है। उनमें किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। वेरिकोज वेन्स हैं, उसमें फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि सारी गेम तो नर्व्स और ब्लड सप्लाई की है। उसके बाद जिस टाइम हम मूलबंद लगाते हैं, मूलबंद लगाने से जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं, रेक्टम, एनल कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, लेडीज़ में यूट्रस और इसके संलग्न ऑर्गन, ये सब में भरपूर एनर्जी भरनी शुरू हो जाती है। एक इतनी क्षमता भरनी शुरू हो जाती है कि इससे मैक्सिमम बीमारियां, इनसे संबंधित बीमारियां ठीक होनी अपने आप शुरू हो जाती हैं। इसके पश्चात हम उड्डयन बंद लगाते हैं। उड्डयन बंद लगाने से क्या होता है कि हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है। मणिपुर चक्र जागृत होने से क्या होता है कि उससे निकली हुई एनर्जी हमारे जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियास, लीवर, उन सब में भरपूर एनर्जी भरनी शुरू हो जाती है, एक ताकत भरनी शुरू हो जाती है और उनमें एक डायरेक्ट मिसाज शुरू हो जाती है। और उससे क्या होता है, वो सारे ऑर्गन्स अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं, अपने आप को एक ताकत से भरपूर हो जाते हैं। विशेषकर इसका प्रभाव पड़ता है पैनक्रियास पे, जिसमें विशेष रूप से एनर्जी जानी शुरू हो जाती है। इसके बाद जब हम टोटल फोकस अपना, हम कहते हैं कालजे पे रखना है, एपिगैस्ट्रिक पे रखना है, हमारा हृदय ओज का एक मुख्य स्थान है, वहाँ से ओज की और वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इसके पश्चात जब हम पूरा श्वास से अपने फेफड़ों को भर रहे होते हैं, नॉर्मल तो हम अपने श्वास लेने में 1/3 पार्ट ऑफ लंग ही इस्तेमाल करते हैं, परंतु जब हमने श्वास के द्वारा अपने पूरे लंग्स को भर लिया तो इसका मतलब हमारी 100% एल्विलाई भर जाती हैं और उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है, उनमें स्टिमुलेशंस भी होती है, उसमें ताकत भी आती है, उसमें ओज की वृद्धि भी होती है और इससे लंग से संबंधित बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तत्पश्चात जब हम कहते हैं बहुत धीरे से श्वास को छोड़ना है, उससे हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। न्यूरॉन्स जिस टाइम बहुत साइलेंट मोड में होते हैं तब उसकी थीटा और डेल्टा वेव्स प्रभावित होती हैं, जिससे न्यूरॉन्स जो कि एक थकावट के रूप में हमारे डिफरेंट बीमारियों को पैदा कर रहे होते हैं, डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स होनी शुरू हो जाती है, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं और मैक्सिमम उससे संबंधित बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ये एक जस्ट आउटलुक है कि हमारे डिफरेंट जो हमारे एक्शंस हैं अक्षय योग में कहाँ कहाँ प्रभाव डालते हैं।
इसके बाद जब हम पैरों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, ये एक बहुत विशिष्ट योग है। इसका सीधा प्रभाव हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर पड़ता है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है और जो कि पूरी एनर्जी से भरपूर है, वो सारे शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक भरपूर ऊर्जा, भरपूर एनर्जी, भरपूर ओज को पैदा करती है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अक्षय योग कैसे किया जाता है और कैसे इसका इफेक्ट आता है। मुझे लगता है कोई दर्शकों को कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें, या कोई संशय नहीं होगा कैसे काम करता है। फिर भी और इसको इलेबोरेट करते हैं, डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस योग को करने का बिल्कुल सही समय क्या है? बेटे, हमारे ऋषि मुनियों ने किसी भी चीज़ को सार्थक करने के लिए, स्टडी करने के लिए, योग करने के लिए, साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए जो बेस्ट टाइम बताया है वो तो है प्रभात बेला। प्रभात बेला का समय शुरू होता है सुबह 3 बजे से, परंतु आपकी सुविधा के लिए 3 से लेके 6 बजे तक का समय उस टाइम बेस्ट है। उसके बाद फ़र्क तो फिर भी पड़ेगा, परंतु जो फ़र्क आपको सुबह 3 बजे और 6 बजे के बीच में पड़ेगा, उससे ये कम होता जाएगा। आजकल वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छी खोज की है कि सुबह 3 बजे, जिसको हम अमृत बेला, प्रभात बेला के नाम से बोलते हैं, उस टाइम हमारे हेल्दी एंड हैप्पी हार्मोन्स वो पीक पर होते हैं। आप इसको दूसरे ढंग से लेके देखिए कि हम एनर्जी लेने के लिए तैयार बैठे हैं उस टाइम में कोई भी कार्य है, चाहे साधना हो, चाहे योग हो, चाहे स्टडी हो, जो भी किया जाएगा वो, क्योंकि आप अंदर से उसको लेने में समर्थ हैं, तो वो भरपूर आपको फ़ायदा देगी। डॉक्टर साहब, एक आप ये बताइए हमें कि जैसे कोई मेजर डिजीज़ हो जाती हैं, हमें कई लोगों को कैंसर या कुछ और मेजर डिजीज़, तो उसमें एक प्रभात वेला में ही इसको करने से बहुत है, या हम इसको दिन में किसी और टाइम पे अधिक बार भी कर सकते हैं? नहीं, इसको दिन में और भी कर सकते हैं। देखो, जब कोई आदमी सुबह 3 करने में अक्षम है, तब ये नहीं है कि इसको ना करे, आप किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं। वो ठीक है कि जिसने विशेष उपयुक्ति के लिए करना है उसके लिए सुबह 3 बजे, साधना के लिए करना है वो 3 बजे, परंतु बीमारियों में जो सुबह उठ ही नहीं सकता वो क्या करेगा? तो इसका फ़ायदा सारा दिन में किसी भी टाइम पर खाना खाने से, आप बड़े ध्यान से देखिए, खाना खाने से कम 1-1.5 घंटा पहले और 2-2.5 घंटे बाद का समय ही होना चाहिए। खाने के साथ इसका संबंध नहीं हो रहा, नहीं तो आपका खाया हुआ अन्न हजम नहीं होगा, डाइजेशन इम्पेयर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको किस उम्र से लेके व्यक्ति कर सकते हैं? क्या छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं? बड़े आराम से कर सकते हैं। जब बच्चा कुछ समझने के लायक हो गया तो उस टाइम कराना शुरू कर दो। इसका विशेष प्रभाव बच्चों के दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे के जब न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे होंगे, एक तो ग्रोइंग एज है, उस टाइम अपने आप ग्रो कर रहे होते हैं, प्लस आपने ऐड ऑन कर दिया तो उसके दिमाग की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। हमने बल्कि यहाँ तक देखा है कि जो बच्चे डाउन सिंड्रोम से, मीन्स कि उनके मस्तिष्क के सेल थोड़े कमज़ोर होते हैं, ये करना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा तक देखा है कि जो बड़े बच्चे भी जब इसको करना शुरू करते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले, उनमें भी बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि इसने ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करना है, मोटिवेट करना है, तो उनमें भी फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों में तो बिल्कुल बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कुछ बच्चे जन्म से ही मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो वैसे तो वो शायद खुद से करने में इसमें इतना ज़्यादा इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी अगर उनको धीरे धीरे अगर हम समझाया सकें डीप ब्रीदिंग के बारे में, या वैसे
उनको सहायता से हम करा सकें, तो क्या उस पर भी असर इसका? पूरा असर पड़ेगा बेटे, ये आपके समझाने के ढंग पर निर्भर करता है। अगर आप उसको किसी भी रूप से, वो ज़्यादातर इसका रोल उनके पेरेंट्स का होता है, वो किस तरह पहले उनको अपने आप सीखना चाहिए, फिर उन बच्चों में इम्प्लीमेंट करो। और जब इसको करना शुरू करते हैं, आप देखिए दिन भर दिन में बहुत चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। जितनी भी ये दिमाग की क्षमता की कमी के कारण होता है, वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि जैसे आपने बताया, इसको करने से हमारी सारी स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे सारी नर्व्स, सारे मसल्स, सारी वेन्स हमारी उसमें ब्लड फ्लो पूरा होने शुरू हो जाता है। तो आजकल जैसे हम देखते हैं ओल्ड एज में बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाती हैं, जैसे अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, डिमेंशिया है। तो इसमें ये अक्षय योग किस तरह से काम करता है, ये ज़रा हमें बताएंगे? बेटा आप देखो, इस योग को करने से आपके सारे शरीर में एक स्टिमुलेशंस पैदा होती है। विशेषकर जिस टाइम हम श्वास को बहुत धीरे से छोड़ते हैं, इसका सीधा प्रभाव हमारे न्यूरॉन्स पे पड़ता है। न्यूरॉन्स बहुत शांत हो जाते हैं, और न्यूरॉन्स जितने शांत होते हैं उतनी ज़्यादा उनकी क्षमता बढ़नी शुरू हो जाती है। डीजेनरेशन वहीं रुक जाती है, बल्कि रीजेनरेशन तक शुरू हो जाती है। तो इसमें जैसे जैसे पार्किंसंस है, अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। और काफ़ी हद तक जो इसको रेगुलर मन से करने शुरू करते हैं, तो उनमें लगभग ये तकलीफ़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत, जैसे हम जानते हैं कि जो आयुर्वेद में ज़्यादातर बीमारियां हैं वो हमारे पाचन या मंद अग्नि से होती हैं। तो हमारा जो आयुर्वेद का मेन बेसिक फोकस रहता है अपनी पाचक शक्ति को अच्छा रखने के लिए और डाइजेशन को प्रॉपर ठीक रखने के लिए। तो उसमें ये कैसे काम करता है, और उससे रिलेटेड जैसे इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है लोगों को क्रॉनिक, तो उसमें ये कैसे काम करता है? बेटो देखो, इसमें दो बहुत अच्छे एक्शंस हैं, एक मूलबंध, एक उड्डयन बंध। अब मूलबंध लगाने से हमारी मैक्सिमम ऊर्जा हमारे इंटेस्टाइन में आ गई, और उड्डयन बंध लगाने से मणिपुर चक्र के जागृत होने से उस एनर्जी में, उस ऊर्जा में और वृद्धि हुई। और तीसरा इफेक्ट, जब हम पेट को अंदर की तरफ करते हैं, तो सारी ऑफ द इंटेस्टाइन हमारी स्टिमुलेट हो जाती है। उसके अंदर के जो एंजाइमेटिक ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टिमुलेट हो जाती है। उससे क्या होता है कि जैसे कब्ज़ का मेन कारण यही होता है कि हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक नहीं है, तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होती है, और जो अंदर आम बन रहा है एंजाइम्स की कमी के कारण, एंजाइम स्टिमुलेट होने से वो आम भी ठीक हो जाता है। जब आपका आम ठीक हो गया, आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई, तो बीमारियां कहाँ से रहेंगी पेट की। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी इंटेस्टाइन की बीमारियों में। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत ज़्यादा देखा जाता है लेडीज़ में, जैसे थायराइड और पीसीओडी, और इसके अलावा जेंट्स में भी सबसे मेन जो हम देखते हैं आजकल एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डायबिटीज़ है, जो कि इंसुलिन ना सिक्रीट होने से होती है। तो क्या इसमें भी अक्षय योग काम अच्छा मतलब सहायक होता है? बेटा देखो, आप ये देखो, अक्षय योग करने से क्या हुआ, आपका टोटल मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हुआ। बड़ी सिंपल सी गेम है। सारे शरीर पे प्रभाव पड़ा, सारे शरीर में ऊर्जा मिली, इससे जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होने शुरू हो गए। उस ऊर्जा, उस ओज को बढ़ने मात्र से ही आपका एक एक ग्लैंड स्टिमुलेट होकर अपने कार्य करने में सफल होता है। पेनक्रियाज को ले लो, पेनक्रियाज में
एक क्या होता है, उसकी क्षमता कम होगी, वो इंसुलिन कम बना रहा है। डायबिटीज़ का कारण इंसुलिन कम होना और हमारे मसल्स में, हमारे लिवर में उस ग्लूकोज को स्टोर करने की क्षमता का कम होना। अब जब ये तीनों ऑर्गन स्टिमुलेट हो गए, इंसुलिन भी बननी शुरू हो गई, मसल्स ने ग्लूकोज को लेना शुरू कर दिया, लिवर ने ग्लूकोज को लेना शुरू हो, अपने आप डायबिटीज़ ठीक होगी। बस ये होता है, इसको आपने करना बहुत लगन से है। इसी तरह हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओडी, सब पर ही इस विशेष योग का प्रभाव पड़ता है। और आमतौर पे जितनी भी हार्मोन से रिलेटेड या ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और, आजकल चेंजिंग सीजन में या वैसे भी स्किन डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे एक्जिमा हो गया या सोराइसिस का बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है, और जैसे रक्तपित्त टाइप और भी कई स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत लोगों को आजकल हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शंस। तो उनमें जैसे ये तो स्किन का लोग समझते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम है तो ऊपर से कुछ टॉपिकल हम लोकल उससे ठीक हो सकते हैं, लेकिन शायद इसका भी कारण अंदर से ही होता है और हमारे जो 3 दोष हैं वात पित्त कफ वो ही प्रकोपित होते हैं। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए कि स्किन डिसऑर्डर्स में भी क्या ये काम करता है? बेटा, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, 3 दोष, वात पित्त कफ। क्या कभी गहराई में जाके सोचा है ये दोष हैं क्या? बेटा, ये भी हमारे शरीर की एनर्जीज हैं। वात वो एनर्जी जो हमारे शरीर को चला रही है, एक एक सेल तक जा रही है। दूसरी पित्त, जो कि हमारे खाए हुए अन्न को या खाए हुई चीज़ों को हमारे एक एक सेल तक ले जाने में जो चेंजेस आ रही हैं वो कर रही हैं। और जो कफ है, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग हो रही है, उसमें समर्थ है। तीनों का डायरेक्ट इफेक्ट एनर्जी से है, और इस योग से आपकी एनर्जी ही तो प्रभावित हो रही है। आपका वात पित्त कफ सम अवस्था में आ जाते हैं, स्किन में इतनी एनर्जी पहुंच जाती है, इतनी ताकत पहुंच जाती है कि सोरियासिस और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स अपने आप ठीक होना शुरू होती हैं। अदरवाइज़ तो हम हर चीज़ को एक दबाने की कोशिश करते हैं, परंतु जहाँ पर एनर्जी, ऊर्जा या ओज होगा वहाँ पर ये तकलीफ़ें कहाँ रहेंगी। तो ये धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक बीमारी का हम बहुत सुनते हैं नाम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें रोगी के बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है, उसको बिल्कुल काम करने की शक्ति नहीं रहती, वो उठ नहीं पाता, कुछ काम अपने आप से कर नहीं पाता। तो उसको थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। बेटा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मानते तो ये हैं कि हमारे नर्व्स के ऊपर एक माइलिन शीथ वो डीजेनरेट हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि नर्व्स की कंडक्शन शक्ति ख़त्म हो जाती है। मानते तो ऐसा ही हैं, परंतु मैंने इसे ऑब्ज़र्व किया है कि जो भी व्यक्ति इस अक्षय योग को करता है, उसकी इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है कि माइलिन शीथ या तो द्वारा डेवलप होनी शुरू होती है या उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। हमने बहुत प्रत्यक्ष रिजल्ट देखे हैं इसके। ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल बेड रिडन थे, वो अपने आप चलने लायक हो गए, अपने आप घूमने लायक हो गए। उनके अंग प्रत्यंग जो कि पहले बिल्कुल नहीं चलते थे, अब चलने शुरू हो जाते हैं। ये किस तरह होता है? ये हमारा डायरेक्ट एनर्जी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, डायरेक्ट ओज का प्रभाव नर्व्स पे पड़ता है, और धीरे धीरे नर्व्स रीजनरेट होनी शुरू होती हैं। चाहे दूसरे शब्दों में ले लो, माइलिन शीथ डेवलप होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। वो तो वैसे तो आपने बताया कि इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत इंक्रीज़ होती है, पर जैसे कि हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स, जैसे बात करते हैं कि फ्री रेडिकल्स के बढ़ने से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, इम्यूनिटी कम होने से ये बीमारियां होती हैं। तो कैंसर तो आजकल हमें देखने में आता है बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है।
तो इस पे कुछ प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को जिससे कुछ सहायता मिल सके। बेटे, कैंसर होता क्या है? जिस टाइम हमारे सेल्स की क्षमता कम हो जाती है तो वो डिफरेंट ढंग से ना म्यूटेट करना शुरू कर देता है, उसमें डिफरेंट चेंजेस आ जाती हैं। उसके दो मेन कारण होते हैं। नंबर 1 लैक ऑफ एनर्जी, नंबर 2 लैक ऑफ हीट, एंड तीसरा बड़ा फैक्टर जो कि आजकल लोग कहते हैं एसिडोसिस, कि शरीर में एसिड का कम ज़्यादा हो जाना। और इसके अलावा जो कि आजकल की साइंस मानती है कि हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो शरीर में से बाहर नहीं निकलते और वो जाके डिफरेंट टाइप की तकलीफ़ें पैदा करते हैं, जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, कैटरेक्ट भी इसका ही कारण आता है। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, मसल्स की शीथ वीक हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं और कैंसर की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। अक्षय योग में एक ही विशेषता है, ये शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि आपके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट अपने आप ही निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द बॉडी है। ये उसको एक्टिवेट कर देता है। उससे क्या होता है कि ये सारी तकलीफ़ें, चाहे कैंसर हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, हार्ट अटैक हो, कैटरेक्ट हो, मसल्स वीकनेस हो, या कई बार होता है कि क्रॉनिक फैटिग जिसे बोलते हैं तो वो होना शुरू हो जाते हैं, वो सब ना धीरे 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 करके रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। ये इसका बेटे बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके ओज के ऊपर है। तो ये एक विशेषता है इस योग की। अगर हम इसको बड़े ढंग से करना शुरू करें तो लगभग हर एक बीमारी पे ये प्रभाव डालता है। बेटे डॉक्टर साहब, लास्ट में सबसे मैं बात करना चाहूँगी, जैसे आजकल कोरोना के दिन चल रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं, पैनिक में भी हैं। तो बेसिकली जो कोरोना है वो हमारे लंग्स पे अटैक करता है, और इससे पहले भी लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा, खांसी या एलर्जी जैसी बीमारियां काफ़ी रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं, 2-3 साल के बच्चे भी इससे प्रभावित रहते हैं। तो लंग्स पे ये कैसे प्रभाव करता है? बेटो, इसमें एक आपने विशेषता देखी कि हमने शुरुआत ही डीप ब्रीथ से की है। अब जब हम डीप ब्रीथ का नाम लेते हैं, कभी आप बड़े ध्यान से सोचो, हम लोग अपने लंग्स का 1/3 ही इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल, जब नॉर्मल श्वास लेते हैं, बहुत दौड़ते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, तब थोड़ा सा श्वास को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लंग्स थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, परंतु नॉर्मली हम इसको 1/3 ही इस्तेमाल करते हैं। जब हम डीप ब्रीथ करके लंग्स को टोटल इन्फ्लेट कर देते हैं तो हमारे 100% एल्वियाई स्टिमुलेट हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, और उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है, ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में उस टाइम ऊर्जा शक्ति बढ़ी हुई है, जो ओज शक्ति बढ़ी हुई है, उसका सीधा प्रभाव हमारे लंग्स पे पड़ता है। तो किसी भी प्रकार की लंग डिजीज़ में, चाहे वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, चाहे ब्रोंकियल एस्थमा हो, चाहे ILD हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो, हर एक में फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। इवन फाइब्रोसिस में भी हमने ये देखा है, पेशेंट को फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो असली ज़रूरत क्या है? हमारे अंदर एक ऊर्जा की, एक ओज शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि इस योग से प्रचुर मात्रा में मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखा दोस्तों आपने, मुझे लगता है कि इतनी सहज तरीके से और इतने अच्छे से डॉक्टर साहब ने हमें ये एक्सप्लेन किया है, और हमने प्रैक्टिकल भी इसको होते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि इसको कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से अपने घर में भी कर सकता है और बार बार भी कर सकता है। एक बार में 30 राउंड सर ने जैसे बताए हैं, तो वो तो करने कोई मुश्किल नहीं है। जैसे समय के अभाव से हम ग्रसित रहते हैं, तो वो इसके लिए एक बहुत अच्छा साधन है। ये अक्षय योग करें
ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें है तो वो ठीक हो जाए, और अगर नहीं है तो हमें हो ही ना। इससे हमारी इम्यूनिटी इतनी इंक्रीज़ हो जाए, इससे हमारी ऊर्जा इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं।